नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस टॉपिक के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक कुल 75 प्रश्नों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब 76 से हम शुरू करेंगे। तो अब मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, मेरे साथ ही आप भी प्रश्नों को पढ़ते हुए उन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यूपी पीसीएस प्री 2000 और फिर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में प्रश्न ये पूछा गया। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। हालांकि भारत में जो नियमित जनगणना का क्रम प्रारंभ हुआ वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। तो हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड मिंटो। तो एक दंडित अपराधी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर गए थे। तो लॉर्ड मेयो अपने कार्यकाल में उनकी हत्या हुई, ऐसे वो पहले वायसराय थे। तो सी हमारा उत्तर है लॉर्ड मेयो। अगला, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड बेलेजली। तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था। अगला, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। आईएस प्री 1999 का ये प्रश्न है। ए मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी लिट्टन। तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिट्टन। लिट्टन से पहले अफगानिस्तान के प्रति जिस नीति का पालन किया गया लंबे समय तक, उसे कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा गया। उसको इसने चेंज करने का काम किया। तो 79 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। ठीक है, चलिए। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल, भारत का सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल, भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी होगी, उसमें हमें इसको देखना होगा। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो। तो भारत का सबसे दीर्घ काल तक वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1899 से 1905। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा और डी लॉर्ड लिट्टन द्वारा। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन को एक नर्म हृदय का
वायसराय माना जाता रहा है, जो कि भारतीयों के प्रति सहानुभूति, मतलब सब वायसरायों को मिला लें उनके अकॉर्डिंग इसे एक अच्छा वायसराय माना गया। भारतीयों में ये लोकप्रिय हुआ और इसी ने स्थानीय स्वशासन की नींव डालने का काम किया, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का पिता भी हम कहते हैं। तो बी हमारा उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? सेम वही प्रश्न है, केवल भाषा बदल गई है। तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को जिसने प्रोत्साहित किया वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए डी हमारा उत्तर है। अगला, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना और आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। आईएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से इल्बर्ट बिल संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, और इसे ब्रिटिश भारत में पीसी इल्बर्ट ने प्रस्तुत किया था 1883 में। आइए पूरी बात समझ लें इल्बर्ट बिल विवाद से, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद को भी हम तब जरूर पढ़ते हैं जब हम भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह धीरे धीरे बढ़ने लगी इसको समझते हैं, तो हम उसमें प्रमुख रूप से इल्बर्ट बिल विवाद की भी बात करते हैं। और इल्बर्ट बिल विवाद ने ये कहा कि जनपद सेवा के जो न्यायाधीश हैं उसमें अब कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि अब जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी अंग्रेजी लोगों के, यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। इसका बहुत बड़े पैमाने पर यूरोपीय लोगों द्वारा विरोध किया गया और यहाँ तक कहा गया कि अंग्रेजी मीडिया ने यह अफवाह फैलाई कि भारतीय न्यायाधीश अपनी ताकत का प्रयोग करके अंग्रेजी मैम को अपने हरम में डाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत विरोध हुआ इसमें, फिर रिपन को कैद कर लिया जाए, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, सब डिटेल में है इसमें। ठीक है, अगला, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड केनिंग। आईएस प्री 2007 का प्रश्न है। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन लेकर के आया। तो लॉर्ड रिपन 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लेकर के आया, जिसमें यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चे तो अब काम करेंगे ही नहीं, 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो काम करेंगे वो केवल 9 घंटे करेंगे और महीने में कम से कम 4 छुट्टियां उनको मिलनी ही चाहिए। तो सी हमारा उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा कथन है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। आईएस प्री 2017 का प्रश्न है। तो देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। असल में ये सही नहीं है, उसमें केवल बच्चों की बात की गई थी, बड़े पैमाने पर महिलाओं की बात नहीं की गई और इसका विरोध भी किया गया, उस तरह से कामगारों द्वारा स्वागत नहीं किया गया। लेकिन जो दूसरा कथन है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन में अग्रगामी थे संगठित करने में, ये सही है, 19वीं शताब्दी के ये प्रमुख नाम है। तो केवल 2 यानी बी हमारा उत्तर है। 85 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी और अस्थाई बंदोबस्त तो लॉर्ड कार्नवालिस। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस सही सुमेलित है, राज्य अपहरण नीति डलहौजी सही सुमेलित है, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली सही सुमेलित है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन नहीं बल्कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन।
ठीक है, तो 86 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है नाम और सूची 2 में है उनके काम, उन्होंने क्या काम किया महत्वपूर्ण, ठीक है। तो पहला है क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, कर्जन। दूसरी तरफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन और अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन लेकर के आया। 1 का सी हमें कहाँ दिख रहा है, हमें ए में भी दिख रहा है और हमें डी में भी दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि बी और सी में से हमारा कोई उत्तर नहीं होगा। तो एक जानकारी के आधार पर हमने बी और सी को हटा दिया, यानी अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो इसी परीक्षाओं में निश्चित रूप से 4 से 2 भले। चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस से प्रतिबंध हटाया इसने, तो प्रेस का मुक्तिदाता भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। कर्जन, बंग विभाजन। तो 4 का बी हमें कहाँ दिख रहा है, तो 4 का बी हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। तो यही हमारा उत्तर है। 87 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। और उसके बाद बेंटिंग, अंग्रेजी शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो सूची 1 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सूची 2 में सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी 1 का डी ए में भी है, बी में भी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा। 2 का ए केवल कहां है, तो ए में है। उसके बाद लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन, तो 3 का बी। और लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, यानी 4 का सी। तो यही ए हमारा उत्तर है। 88 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो इसमें से केवल सुमेलित को बताना है, कौन सा सुमेलित है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस, रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड बेलेजली, अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय। लॉर्ड डलहौजी, प्रथम अफगान युद्ध। तो देखिए लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया, यही सही सुमेलित है, बाकी कोई सही सुमेलित नहीं है। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिंग। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में पारित हुआ था। इसके माध्यम से जो प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की इमारतें थी उनके संरक्षण के लिए काम किया गया और पहली बार 50,000 पाउंड की धनराशि भी उनके लिए दी गई। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। बीजी तिलक ने, जी.के. गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने और एनी बेसेंट में। तो देखिए भारत में कर्जन की हम बात करें तो कर्जन को बहुत ही हे दृष्टि से देखा गया भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के मन में कर्जन के प्रति बहुत गुस्से का भाव था। बेहद अलोकप्रिय वायसराय भारत का रहा है कर्जन और उसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ जिसने कि भारतीयों को पूरे रोष से भर दिया। तो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था जी.के. गोखले ने, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है। हालांकि हमें लगना चाहिए कि बीजी तिलक ने कहा होगा, इस तरह की भाषा वो बोलते थे, लेकिन जी.के. गोखले ने कहा जो प्रमुख नरमपंथी नेता थे। बी हमारा उत्तर है। अगला,
इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिप्टन ने, लॉर्ड रिपन ने। तो बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। तो इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना हुई, जो भारतीय रजवाड़े हैं, जो देसी रियासतें थी, उनके राजकुमारों, सामंत जो महत्वपूर्ण थे, उनके पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए ये इंपीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। ठीक है, 1901 में। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। उपरोक्त की पदावधि का सही कालानुक्रम क्या है? अब ये आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। अब इसका अर्थ तो ये हो गया कि हम एक एक वायसराय के कार्यकाल को लिखें और याद करें, जो कि निश्चित रूप से संभव नहीं लगता है कि भाई आदमी कितना याद करेगा और इस तरह याद करेगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एक आइडिया अगर हम देखें कई चीज़ें होती हैं कि हमें एकदम से फैक्ट याद होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें फैक्ट नहीं याद होगा। इस तरह का फैक्ट हमें याद नहीं होगा। हम कितना मतलब कार्यकाल और इन सब चीज़ों को रटने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कर्जन 1899 से 1905 तक, ठीक है, 1905 तक, चूंकि कर्जन काफ़ी अलोकप्रिय रहा, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है याद हो भी सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रमुख है, इसी के समय में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, तो मान लीजिए 1911 हमारे दिमाग में है कि इस समय हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार के हिसाब से हम इसको जानते हैं, तो हम 16 से 21 के बीच में इसको जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिमाग लगा करके हम चीज़ों को। लॉर्ड इरविन तो हम जानते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो लगभग चेम्सफोर्ड के बाद ही ये हुए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इनके कार्यकाल का लास्ट समय 1931, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिमाग लगा के अपना उत्तर निकाल सकते हैं, इस तरह याद नहीं, क्योंकि जो भी ये नाम है ये सब किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रश्न पूछा गया। लॉर्ड कर्जन भी, लॉर्ड हार्डिंग भी, इसी के समय राजधानी का परिवर्तन हो गया, बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार, और लॉर्ड इरविन गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 94 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न। पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया बंगाल को विभाजित करके, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, यानी बी हमारा उत्तर है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा और डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। तो देखिए, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो 1857 के पश्चात भारत में एक ऑफिशियल पॉलिसी थी। राजा को प्रजा से, प्रजा को हिंदू मुसलमान में, इस तरीके से फूट डालो और राज करो। लेकिन बाद के काल में हम देखते हैं तो एकदम स्पष्ट रूप से हिंदू मुसलमान या मुसलमान बनाम अन्य, इस तरह के फूट डालने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और सबसे पहला जो स्पष्ट एक नीति के तौर पे दिखा वो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो बहुत तार्किक विभाजन नहीं लग रहा था। और बंगाल का जो विभाजन था वो कहा तो इसलिए गया कि बंगाल चूंकि बहुत बड़ा स्टेट है तो प्रशासनिक सुविधा होगी अगर हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं तो। लेकिन जिस तरह के से विभाजन किया गया और जो उसका एंड रिजल्ट दिखा, उसमें यह दिखा कि जो मुसलमान एकीकृत बंगाल में
यानी 1905 के पहले वाले बंगाल में एक अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी में थे, वही मुसलमान पूर्वी बंगाल और आसाम का जो प्रांत बना 1905 में, उसमें वो बहुसंख्यक हो गए। यानी इस तरह से बंटवारा किया गया था कि जो मुस्लिम डेमोग्राफी थी वो पूर्वी बंगाल और असम में चली गई, और मुसलमानों को अलग तरह से कर्जन ने 1904 के भाषण में इस बात को समझाया भी था। इसके अलावा बंगाल में चूंकि बिहार और उड़ीसा का भी क्षेत्र था, और जो मूल बंगाल का क्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल और असम में चला गया, तो जो बंगाल बचा उसमें बंगाली भाषा ही अल्पसंख्यक हो गई, यानी बंगाली बोलने वाले लोग कम हो गए और उड़िया, हिंदी, भोजपुरी बोलने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो ये पहला काम, हिंदू बना मुसलमान। और इसके बाद लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में मुसलमानों को दे दी, सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था दे दी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था को भी हमने बड़े डिटेल में समझा था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब आखिर होता क्या है, इंडियन पॉलिटी को समझते हुए हमने विस्तार से समझा था। तो ये दोनों है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन भी और लॉर्ड मिंटो भी। अगला, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? बीपीएससी प्री 2016। तो कर्जन बहुत नापसंद करता था कांग्रेस को, और उसी ने यह कहा, ठीक है, कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं सहायक बन सकूं। तो ये कर्जन का स्टेटमेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो यहां पे लिखा है। जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इसी तरह से सबका लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? एमपीपीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मिंटो। तो डी हमारा उत्तर है, लॉर्ड मिंटो। 98 का जो हमारा उत्तर है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही ये व्यवस्था आई, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, जिनसे हम जानते हैं 1909। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड केनिंग, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड रीडिंग। तो निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। डी हमारा उत्तर है। यूपी आरओ मेंस 2014 का ये प्रश्न है, तो लॉर्ड रीडिंग। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन और इल्बर्ट बिल रिप्पन। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के समय में आया था 1878 में, जिसके माध्यम से मुक्त पत्रकारिता का गला घोट दिया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, इल्बर्ट बिल रिप्पन, रिंग फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, इल्बर्ट बिल रिप्पन, रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो यही हमारा उत्तर है, डी, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में, और उसी वर्ष दिल्ली दरबार बुलाया गया, उसी में इसकी घोषणा की गई। तो लॉर्ड हार्डिंग, और बंगाल का विभाजन भी इसी के साथ रद्द हो गया, ठीक है। चलिए,
सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कर्जन। बंगाल का विभाजन क्लाइव। बंगाल में दोहरा शासन डलहौजी। तो देखिए चूक का सिद्धांत हड़प नीति किससे जुड़ी हुई है? डलहौजी से। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। बंगाल का विभाजन हुआ कर्जन, ठीक है। तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, यानी हमको उत्तर अभी नहीं मिला है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, यानी सी का 2। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सी का 2 हमें कहां दिख रहा है? देखिए हमें सी में दिख रहा है, यही हमारा उत्तर है। और सामाजिक सुधार डी का 4 सी। तो 103 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है, रियासत है, और सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा उस रियासत का कब विलय किया गया ये दिया गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो विलय हुआ सतारा का 1848 में। तो बी का 1 हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। उसके बाद संभलपुर 1849, ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ठीक है। सी और डी में ये नहीं है। अवध 1856, तो सी का 4 हमें बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, ठीक है। ए में नहीं दिख रहा है, तो यही बी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 104 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 सिक्किम का विलय, 2 झांसी का विलय, 3 पंजाब का विलय और 4 वर्मा का विलय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। इस प्रश्न ने काफी परेशान करने का भी कार्य किया, क्योंकि सबने ये सोचा कि सिक्किम का विलय कब हो गया भारत में। इस नाते से तो सिक्किम का कभी भी भारत में विलय नहीं हुआ, बल्कि सिक्किम के साथ 1817 में सहायक संधि की गई थी, ठीक है। तो ये 1817 में हुआ। उसके बाद झांसी का विलय 1853 में, और पंजाब का विलय 1849 में, और बर्मा का विलय 3rd बर्मा वार के बाद 1886 में हो गया। तो सिक्किम सबसे पहले, फिर पंजाब। तो पहले 1, उसके बाद 3, तो 1 और 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यानी यही डी हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो देखिए अंतिम है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा उत्तर है। 1857 की क्रांति के पश्चात इस तरह की उपाधियों को देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। साक्ष्य ये बताते हैं कि 1859-60 से ये प्रारंभ हुआ, और जो हिंदू थे उन्हें राय बहादुर, और जो मुस्लिम थे उन्हें खान बहादुर की उपाधि अंग्रेज देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 106 प्रश्न जो गवर्नर जनरल और वायसराय से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन्हें हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।